दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर ना हो जिस घर में छोटी मोटी तकरारें या लड़ाई झगड़ा ना होती हो। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की वजह से इंसान गुस्से में अपना घर ही छोड़ दे। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला लड़ाई झगड़ा करके गुस्से में अपने घर को छोड़ देती है, लेकिन वो अपने घर आने के बजाय इस दुनिया को ही छोड़कर चली जाती है। और जब इस केस की खुलासा होता है, जब इसकी सच्चाई लोगों के सामने आती है, तो लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना आपको हैरान कर देने वाली है। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का रायपुर शहर का। रायपुर शहर का ही अंतर्गत एक इलाका आता है बुनियादनगर, और इसी बुनियादनगर का रहने वाला दीपक कौशिक, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है, जो कि एक राजमिस्त्री का काम करता है। दीपक कौशिक की पत्नी कालिंदी, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास होती है, और इनका एक 3 साल का बेटा होता है। दीपक कौशिक जो कि राजमिस्त्री का काम करता है, लेकिन उसे एक अजीब बीमारी होती है जिसका नाम होता है मिर्गी। दरअसल दीपक जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही मुश्किल से कर रहा होता है। जब दीपक की शादी होती है आज से 5 साल पहले, तो कालिंदी के परिवार वालों को उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब कालिंदी ससुराल आती है, तो जब 1-2 महीने के बाद उसके पति की बीमारी के बारे में पता चलता है, तो कालिंदी अपने पति को लेकर हर डॉक्टर से संपर्क करती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। उसकी बीमारी ही ठीक नहीं होती है। दीपक को मिर्गी की तो बीमारी होती ही है, साथ में उसे शारीरिक जो शरीर में जो शक्ति होती है, जो शारीरिक शक्ति, उसकी भी बीमारी होती है। वो बहुत ही कमजोर होता है। इसके बावजूद भी कालिंदी अपने पति के साथ सब बहुत ही अच्छे तरीके से रह रही थी, अपने पति का ख्याल रख रही थी। लेकिन एक दिन दीपक की जिंदगी में बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाता है। उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। एक दिन वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी बीमारी उसी समय दोपहर के समय उपट जाती है, जिसकी वजह से वो 3 मंजिले पर से नीचे गिर जाता है। और जब नीचे गिरता है तो उसकी एक पैर बुरी तरह से टूट जाता है। जब कालिंदी उसको लेकर अस्पताल जाती है, तो डॉक्टर उसका तो इलाज करते ही हैं, लेकिन साथ में उसको 6 महीने की बेड रेस्ट बता देते हैं। जब दीपक 6 महीने की बेड रेस्ट पर रहने लगता है, तो काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से दीपक की जो माली हालत होती है घर की, वो खराब हो जाती है। जब घर की माली हालत खराब चलने लगती है, तो कालिंदी जहां वो दीपक काम करता था, वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और मजदूरी का काम करने लगती है, और मजदूरी का काम करके अपने परिवार का खर्चा चलाने लगती है। लेकिन जहां पर वो काम करने जाती थी, उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है राजकुमार वाघेल, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है। राजकुमार जो कि शादीशुदा होता है। राजकुमार की पत्नी का नाम होता है पूनम। उसके 2 बच्चे होते हैं, और वो कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर होता है, और उसी के अंडर में कालिंदी काम कर रही होती है। कालिंदी जब वहां पर कुछ दिन काम करती है, जब इधर राजकुमार को पता चल जाता है कि इसका पति इसे शारीरिक सुख नहीं दे सकता और 6 महीने से बेड रेस्ट पर पड़ा है, तो उसकी नीयत खराब हो जाती है, और वह कालिंदी के इर्द गिर्द घूमने लगता है, उसका ख्याल रखने लगता है, और जो कुछ भी बातें करता, कभी कभी कालिंदी से ऐसी बातें कर देता जिसकी वजह से कालिंदी को समझते देर नहीं लगती है कि राजकुमार उसे चाहने लगा है, उसे प्यार करने लगा है। दरअसल कालिंदी का पति जो कि शारीरिक सुख नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से कालिंदी अपने आप को राजकुमार के हवाले कर देती है और उससे मिलने जुलने लगती है। दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगता है। जब कालिंदी और राजकुमार में प्रेम प्रसंग चलने लगता है, तो कालिंदी अब हमेशा राजकुमार को अपने घर ही बुलाया करती थी, और जब अपने घर बुलाती थी तो अपने पति को कहीं मार्केट भेज देती थी, और अपने घर में ही बुलाकर उसके साथ मुलाकातें करती थी। ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहता है, लेकिन यह बात राजकुमार को पता चल जाता है, दीपक को पता चल जाता है। जब दीपक को पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है, उसके पैर इधर उधर डगमगा चुके हैं, वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है, इसके बावजूद भी वो अपनी पत्नी को कुछ समझाता नहीं है। दरअसल दीपक को अपनी इज्जत बहुत ही प्यारी होती है। वो सोचता है कि अगर अपनी पत्नी से बातें करेगा तो कहीं समाज में जब इस बात की खबर चलेगी तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसे समाज में निकलना उसका मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हद तो तब हो जाती है, एक दिन कालिंदी
और राजकुमार को अपने घर बुलाती है। उस वक्त दीपक भी अपने घर में मौजूद होता है और अपने पति के ही सामने राजकुमार को अपने कमरे में ले जाती है और अंदर से दरवाजा बंद करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। जब इस तरह का बर्ताव दीपक देखता है तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी को डांटने फटकारने लगता है। उसको बोलने लगता है कि तुम जो कर रही हो सही नहीं कर रही हो, ज़रा सोचो, अगर समाज में इसके बारे में पता चलेगी तो क्या होगा, हमारी बहुत ही बदनामी होगी। लेकिन जब दोनों में लड़ाइयाँ झगड़े होने लगती है, इधर कालिंदी भी अपने पति को डांटते हुए कहती है कि तुम तो मुझे शारीरिक सुख दे नहीं सकते, लेकिन जब ये सुख मुझे दूसरों से मिल रहा है तो तुम्हें देखा नहीं जाता। तुम्हें पता है कि घर की जो खर्चे हैं मैं खुद चलाती हूँ और जो मैं जैसा कर रही हूँ उसे करने दो। अगर तुम्हें देखकर सब चीज़ें अच्छा लग रहा है तो बर्दाश्त करो, नहीं तो घर छोड़कर जा सकते हो। जब इस तरह की बातें कालिंदी अपने पति दीपक से कहती है तो दोनों में लड़ाई झगड़ा चलने लगता है और इधर राजकुमार अपने घर चला जाता है। जब दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े चलने लगती है, उसकी आवाज़ें को सुनकर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उसके घर में आते हैं। उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी किसी को बात को नहीं मानते हैं। तभी उन्हीं में से एक पड़ोसी इस बात की सूचना पुलिस को दे देता है। पुलिस जब इस बात की सूचना सुनती है तो पुलिस के 2 कांस्टेबल कालिंदी के घर आते हैं और दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों भी किसी की बात को नहीं मानते हैं। इसके बाद पुलिस दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में लेकर जाती है और वहां पर ले जाने के बाद दोनों से पूछताछ करती है। तो कालिंदी बताती है कि मैं राजकुमार नाम के एक आदमी से प्रेम करती हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है। दोनों में काफ़ी बातचीत होती है, पुलिस समझाने की कोशिश करती है और फिर राजकुमार को अपनी कस्टडी में लेकर थाने आती है। जब राजकुमार से पूछा जाता है तो राजकुमार भी बताता है कि मैं कालिंदी से सच्चा प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन यह शादी मैं तभी करूँगा जब उसका पति उसे तलाक दे देगा। जब इस तरह की बातें बताता है तो पुलिस तीनों को समझाने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। इसके बाद पुलिस तीनों को अपने एक तहरीर लेती है और तीनों को अपने घर भेज देती है। लेकिन जब इस बात की खबर राजकुमार की पत्नी पूनम को पता चलता है तो उसी दिन पूनम कालिंदी के घर आते हैं। कालिंदी का जो पति होता है दीपक अपने घर में मौजूद होता है और उसके पति के सामने ही पूनम कालिंदी को बहुत ही बुरा भला कहती है और कहती है कि राजकुमार मेरा पति है, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है, तुम उससे शादी नहीं कर सकती, इसलिए तुम बेहतर होगा कि तुम मेरे पति को छोड़ दो। इसके अलावा वो कालिंदी को बहुत सारी ऐसी बातें सुनाती है उसके पति के ही सामने, लेकिन कालिंदी अपने मजबूर होती है, उसका कोई जवाब नहीं दे पाती है। लेकिन पूनम की बातें उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से पूनम कालिंदी को डांटती फटकारती है। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। लेकिन उसी दिन शाम को कालिंदी फिर पूनम के घर जाती है, जो कि उस समय राजकुमार अपने घर में मौजूद होता है और राजकुमार से शादी करने के लिए दबाव डालने लगती है, जिसकी वजह से फिर कालिंदी और पूनम में लड़ाई झगड़ा होने लगती है। जब कुछ देर लड़ाई झगड़ा होते हैं तो इधर राजकुमार गुस्सा हो जाता है और कालिंदी का हाथ पकड़ के बाहर लेकर आता है और कहता है कि जो तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो, मेरी पत्नी से लड़ाई झगड़ा क्यों कर रही हो। इसके बाद उसे समझाता है कि तुम 1 हफ्ते के लिए अपने मायके चले जाओ और वहाँ पर 1 हफ्ते के लिए जाओ, तब तक मैं कोई उपाय सोचता हूँ, कोई प्लान बनाता हूँ कि आखिर तुम्हें कहाँ रखना है। इसके बाद कालिंदी तैयार हो जाती है और राजकुमार अपनी बाइक निकालता है और कालिंदी को बस स्टेशन छोड़ने जाता है, वहाँ से उसको बस पकड़ा देता है। इसके बाद वो अपने घर चला आता है। लेकिन 22 नवंबर को ये होती है। फिर 23 नवंबर को एक थाने में एक आदमी आकर सूचना देता है कि गोगांव नाले के पास एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है। जब इस बात की खबर पुलिस को पता चलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ गोगांव नाले में जाती है। वहाँ पर देखती है कि एक महिला की डेड बॉडी है। उस महिला को देखती है तो पता चलता है कि मरने वाली कोई और नहीं है बल्कि कालिंदी ही है, जिसके शरीर पर कोई जख्म, कोई निशान नहीं होते हैं। लेकिन पुलिस को पीछे की बातें याद आ जाती है कि जो तीनों थे थाने में आए थे, उन लोगों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने। इसके बाद इसकी सच्चाई जानने के लिए पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को तो अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए अब पुलिस को पता चल चुका था कि इसकी हत्या न तो उसका जो पति है दीपक ने किया होगा, नहीं तो उसका जो प्रेमी है राजकुमार उसी ने किया होगा। इसके बाद पुलिस इसकी सच्चाई के लिए दीपक के पास आती है और दीपक से पूछती है कि तुम्हारी पत्नी कालिंदी कहाँ है। इस पर दीपक बताता है कि मेरी पत्नी कल ही राजकुमार के पास चली गई थी और यह कहकर गई कि वो कभी वापस नहीं आएगी। इस पर पुलिस दीपक को अपने साथ थाने में ले जाती है और वहां पर जाकर बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है
और साथ में दीपक के ही तहरीर पर राजकुमार के घर जाती है राजकुमार को पता करने के लिए। लेकिन जब उसके घर जाती है तो राजकुमार अपने घर पे नहीं मिलता है। उसकी पत्नी पूनम से पुलिस पूछती है तो उसकी पत्नी पूनम बताती है कि हाँ साहब, कल कालिंदी हमारे घर आई थी और हमारे पति से शादी करने की बात कर रही थी। उसको लेकर हम और उसके बीच, दोनों के बीच बहुत सारे लड़ाई झगड़े ही हुए। इसके बाद हमारे पति अपने खुद बाइक से कालिंदी को बस स्टैंड छोड़ने गए थे। इसके बारे में मुझे नहीं पता है कि आगे क्या हुआ। इसके बाद पुलिस पूनम से ही उसके पति राजकुमार का नंबर लेती है और नंबर लेने के बाद राजकुमार के यहाँ फ़ोन करती है। जब राजकुमार के यहाँ फ़ोन करती है तो पुलिस भी एक चाल चलती है और राजकुमार से कहती है कि इधर थाने में कालिंदी और उसका पति दीपक आए हैं और दीपक का आरोप है कि तुमने उसे धमकी दी है कि तुम उसे जान से मार दोगे। तुम यहाँ थाने में आओ, हम लोग तुम दोनों का सुलह करा देते हैं। जब इस बात को राजकुमार सुनता है तो कहता है कि मैं अभी साइट पर हूँ और काम बहुत ही अर्जेंट है। जब ये काम खत्म हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद मैं थाने पर आ जाऊंगा। इसके बाद कहकर फोन को कट कर देता है। लेकिन जब पुलिस दोबारा फोन लगाती है तो राजकुमार का जो मोबाइल नंबर रहता है स्विच ऑफ बताने लगता है, जिससे पुलिस को राजकुमार पर शक हो जाता है और तुरंत वहां पर जाकर, जहां पर वो काम कर रहा था, पुलिस उसको अपनी कस्टडी में लेकर थाने लेकर आती है और उससे पूछताछ करने लगती है। लेकिन राजकुमार कुछ बताने को तैयार ही नहीं होता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती दबाव डालती है कि आखिर कालिंदी की हत्या तुमने की क्यों की, इस पर राजकुमार टूट जाता है और जो कहानी बताता है उसे सुनकर हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल राजकुमार बताता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब वो उसे बस स्टैंड छोड़कर चला गया उसके कुछ ही देर बाद कालिंदी ने फोन की और कहें कि मैं अपने गांव मायके नहीं जा रही हूं, क्योंकि जब तुम्हारे और हम दोनों का जब रिश्ता हुआ, प्रेम प्रसंग चलने लगा, इस बात की खबर मायके को पता चल गई, जिससे कि मायके वाले हमें अच्छे नहीं कहते हैं, वहां पर मुझे रहने नहीं देंगे, जिसकी वजह से मैं मायके नहीं जा रही हूं और मैं हीरापुर आ चुकी हूँ, तुम आओ बाइक से लेकर मुझे चलो। जब ये सब पूरी बातें कालिंदी राजकुमार को बताती है तो राजकुमार को भी ये डर सताने लगता है कि जब उसे बताए गए स्थान पर नहीं जाएगा तो कहीं कालिंदी उसके घर ना आ जाए। इसके बाद वो शाम को बाइक निकालता है और कालिंदी को लेने चला जाता है और वहां से लेने के बाद कालिंदी को गोगांव नाले के पास जाता है और वहां पर जाने के बाद कहता है कि इतनी रात हो गई, बताओ मैं तुमको कहाँ पर लेकर जाऊं। इस पर कालिंदी कहती है कि तुम्हारी प्रेम के चक्कर में मैंने अपने मायके और अपने पति दोनों को छोड़ दी हूँ। अगर तुम मुझे कहीं नहीं रख सकते हैं तो मुझे इस दुनिया से ही हटा दो, मुझे जान से मार दो। जब इस तरह की बातें कालिंदी करती है तो राजकुमार भी गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगती है। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि राजकुमार इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसी समय कालिंदी की गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद देखता है कि आसपास कोई नहीं है, पूरा सुनसान जगह रहता है, तो नाले में उसकी डेड बॉडी को फेंक देता है। कालिंदी की डेड बॉडी को नाले में फेंक देता है। इसके बाद वो अपने घर आता है। जब ये पूरी कहानी राजकुमार पुलिस को बताता है तो पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में मैं उन दर्शकों का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूं दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।